फिजिक्स में जो टॉपिक होगा वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो उसकी जरूरत है नहीं, जो पढ़ा देंगे वही सिलेबस होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी से सवाल बहुत आते हैं, यानी जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। और यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक इसमें होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, मानव नेत्र, मानव नेत्र। और इसी में हम मानव नेत्र और डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब दृष्टि दोष और उनका निवारण के बारे में पढ़ेंगे। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मतलब दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्जन यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और उसके बाद हम स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परकिरणन, प्रकाश का परकिरणन। ठीक है, तो प्रकाश के परकिरणन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा ऑप्टिक्स में चीजें रहेंगी। ये लाइट के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लाइट खत्म करने के बाद हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में, मोशन यानी गति के बारे में। इसमें विभिन्न प्रकार की गतियों का जिक्र होगा, है ना। तो हमारा तो विभिन्न प्रकार की गति के बारे में होगा। तो एक तो हमारा हो गया ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बाद ह्यूमन आई पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे, और फिर हमारा होगा मोशन। मोशन में हम डिफरेंट टाइप्स के मोशन के बारे में बात करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। तो जितने भी गति हैं सब यहीं पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक ही टॉपिक का नाम हमने दे दिया है, क्या, तो मोशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं मोशन के बाद लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, गति के नियम। ठीक है जी, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के नियम, जिसमें हम न्यूटन के लॉज की बात करेंगे, न्यूटन के गति के तीनों नियम की बात करेंगे, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे यहां से, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का वेरिएशन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, कमी होगी, कैसे होगा, वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो 8वां टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्रेविटेशन। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ग्रेविटेशन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हीट यानी ऊष्मा, या पहले साउंड पढ़ लेते हैं। ध्वनि के बारे में हम लोग बात करेंगे, अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा। हीट के बारे में बात करेंगे, ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होगा। इसमें कई टॉपिक छुपे होंगे, है ना। ऊष्मा का स्थानांतरण वगैरह सब इसी में पढ़ेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, है ना, कि ऊष्मा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कितनी विधियों से जा सकती है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। तो साउंड के बारे में बात होगी, फिर हीट के बारे में बात होगी। अगला जो टॉपिक हमारा होगा, अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा, अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जिसमें ओम्स लॉ वगैरह, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, प्रतिरोधों के संयोजन की बातें करेंगे। सीरीज में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो ये हमारा होगा विद्युत धारा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमारा होगा मैग्नेटिज्म, उसके बाद हमारा होगा मैग्नेटिज्म, है ना, चुंबकत्व, चुंबकत्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे टॉपिक छुपे हुए हैं। ठीक है, तो लगभग हमारा जो टारगेट होना है बायोलॉजी और फिजिक्स को कंप्लीट करने का, कि हम जनवरी के एंड होते होते इसको खत्म कर दें। ठीक है, तो इतनी क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से आपके एग्जाम्स का जो लेवल है, आपके एग्जाम्स में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसको बिल्कुल डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं, प्रकाशिकी, है ना, जिसमें हम लोग लाइट का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, लाइट का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश का जो अध्ययन है वो फिजिक्स के जिस ब्रांच में किया जाता है, भौतिकी की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को ऑप्टिक्स बोला जाता है, प्रकाशिकी कहा जाता है। तो प्रकाशिकी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन। आप देखो क्वेश्चंस बैंक उठा के देख लो, फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लाइट से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि मैकेनिक्स वाला पोर्शन मतलब मोशन से पूछे जाते हैं, है ना, और फिर मैग्नेटिज्म से पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आप एनालाइज करते हो तो आप पाते हो कि कोई भी एग्जाम हो वनडे का, उसमें फिजिक्स में क्वेश्चन होगा तो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा टारगेट होगा कि हम पहले थोड़ा सा अपना
कोर्स कंप्लीट करें, क्योंकि हम आपके बैच में रोज क्लासेस लेंगे, तो हम काफी तेजी से लेकिन बहुत इत्मीनान ढंग से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है एग्जाम का, उससे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ज्यादा भाषणबाजी के हम स्टार्ट करना चाहते हैं आज का टॉपिक, यानी हमारा ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑप्टिक्स क्या है? तो पहला पॉइंट अपने शब्दों में हमने लिखा है, जैसे हम बोल रहे हैं कि स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज व्हाट? ऑप्टिक्स। जो प्रकाश का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। ये पहला पॉइंट होगा हमारा। अब अगर हम बात करें कि लाइट है क्या, ये प्रकाश है क्या, तो आप कहेंगे सर लाइट ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एकदम अपने शब्दों में, कोई भी किताबी भाषा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जैसे बोलेंगे वैसे यहां पे लिखा रहेगा, आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम बात करते हैं वैसे ही यहां पे हमने लिख दिया, ताकि हमारा वक्त बच सके, क्योंकि एग्जाम हमारे सर पे है। अगर मैं हिंदी और इंग्लिश में ऐसे लिखना शुरू करूं तो काफी समय जाया होगा। तो ये आपके लिए हमने यहाँ पे किया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, आपको बढ़िया कंटेंट डिलीवर कर सके, ये हमारा मकसद है। तीसरा जो पॉइंट होगा लाइट के बारे में, एक पॉइंट याद रखिएगा, ये थोड़ा बढ़िया पॉइंट है और हायर लेवल का क्वेश्चन यहां से बनता है, लेकिन अब आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि लाइट हैज डुअल नेचर। प्रकाश जो है उसकी दोहरी प्रवृत्ति होती है, दोहरी प्रकृति होती है। मतलब लाइट जो है उसका दो नेचर होता है, दो गुण होता है। लाइट ऐसे सीधा भी चलता है, मतलब लाइट की पार्टिकल यानी कण प्रकृति होती है, कण जैसा चलता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि लाइट जो है वो वेव जैसा चलता है, लाइट वेव जैसा बर्ताव करता है, तरंग जैसा चलता है, लहरा के चलता है। तरंग कैसे चलता है? लहरा के चलता है ना। जैसे ठहरे हुए पानी में अगर आप कंकर मारते हैं तो उसमें तरंगे पैदा होती है ना। तो तरंगे कैसे चल रही है? ऐसे लहरा के चलती है। यूं लहरा के सामने आ गए, नहीं गाना सुना है? वही वाला लहराना। तो तरंग कैसे चलता है? ऐसे चलता है। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि लाइट जो है वो कण जैसा चलता है, सीधा ऐसे चलता है। और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि लाइट लहरा के चलता है ना। तो लाइट की दोहरी प्रकृति होती है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति मतलब कैसा? कुछ का कहना है कि प्रकाश कण की भांति बर्ताव करता है, ऐसा सीधा चलता है। और कुछ का कहना है कि तरंग प्रकृति होती है। तो सिंपल आपको जस्ट याद रख लेना है कि लाइट हैज डुअल नेचर। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, कण प्रकृति एवं तरंग प्रकृति। ठीक है, चलिए सिलेबस लिखने की जरूरत नहीं है। सिलेबस लिख के क्या करिएगा? पहले ही बता दिया, सिलेबस जो हम पढ़ा देंगे वही सिलेबस होगा। ठीक है। और ये जो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, नितिन और सिंह, निधि, राघव, नितेश, बघेल, तनु, सुष्मिता सिंह। ठीक है। तो भाई साहब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी पीएनजी आपको ऐप पे दे दी जाती है। तो पीएनजी वाले सेक्शन में जाएगा, नोट्स वाले सेक्शन में जाएगा तो मिल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। तो अभी शुरू हुई है, ये पहला स्लाइड है, हम लोग लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो लाइट हैज क्या? डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। ओके। उसके बाद हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और वैक्यूम कितना होता है? हवा में या निर्वात में जो लाइट होती है स्पीड की, वो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हवा या निर्वात में, हवा या, देखिए ऐसे लिखने में कितना वक्त जा रहा है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, होती है। क्लियर है? तो हवा में या निर्वात में, निर्वात मतलब जहां कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, हवा भी नहीं है, वातावरण भी नहीं है, तो हवा में या निर्वात में वायु की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है प्रकाश। सोचिए कितनी स्पीड है। तो प्रकाश से ज्यादा तेज कोई नहीं चल सकता। तो चलिए, ये लाइट के बारे में कुछ जानकारियां हमने ली। अब हम अपना पहला टॉपिक लाइट का स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो हमारा पहला टॉपिक लाइट में जो होने वाला है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है जी। अनु कुमारी, विशाल अम्बेडकर वादी, मेरठ से। चलिए, बफरिंग हो रही है, चंदन सिंह कह रहे हैं। यहां से बफरिंग नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। यहां से कोई बफरिंग का इशू नहीं है, है ना। आपके नेटवर्क में इशू होगा। यहां से बफरिंग होती है तो मुझे दिख जाती है, मैं खुद ही क्या करता हूं, क्लास को रोक देता हूं। तो यहां से मुझे कोई परेशानी दिख नहीं रही है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा आपका। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर प्रकाश किसी सतह से टकराता है और टकराकर वापस लौट जाता है तो इस घटना को बोला जाता है परावर्तन। इस घटना को क्या बोला जाता है? परावर्तन। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराना और टकराकर लौट जाना, प्रकाश का किसी सतह से टकराना और टकराकर लौट जाना, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो इसी परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई आपके दर पे आया, दरवाजे पे आया और दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे से सर टकराता रहा, आपने दरवाजा खोला नहीं और आपके दर से लौट गया बिना आपसे मिले हुए, तो ये रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। कि आपके दर पे कोई आया, दरवाजे से सर टकराया, आपने दरवाजा खोला नहीं और आपके दर से वो वापस लौट गया, खाली हाथ लौट गया, बिना मुलाकात के लौट गया, तो इसे ही परावर्तन कहेंगे। तो परावर्तन को अगर हम अपने शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? कि डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ, देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
प्रकाश का किसी सतह से टकराना और टकराकर वापस लौट जाना। प्रकाश का किसी सतह से टकराना और टकराकर लौट जाना, वापस लौट जाना। टकराकर, प्रकाश का किसी वस्तु से या किसी वस्तु की सतह से टकराकर लौट जाने को प्रकाश का परावर्तन कहते। क्या कहते? प्रकाश का परावर्तन कहते। और एक सवाल देखो पूछा गया कि प्रकाश का सबसे बढ़िया परावर्तक कौन है, उत्तम परावर्तक कौन है, कौन सा धातु सबसे ज्यादा प्रकाश को परावर्तित कर सकता है? तो वो है चांदी। याद रखिएगा, सिल्वर यानी चांदी जिसको कहते हैं हिंदी में, सिल्वर मेटल। सिल्वर क्या है? एक धातु है, अधातु नहीं है। तो ये जो चांदी धातु है वह प्रकाश का उत्तम परावर्तक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर मतलब लाइट को सबसे ज्यादा क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए आप जानते हैं कि आईना बनाने के लिए, दर्पण बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं किसका? तो चांदी का। जैसे सपोज करें, इस स्लाइड पे मैं वापस आऊंगा, नोट करके यहां पे मैं लिख रहा हूं। देखो सपोज करो कि ये कोई कांच का टुकड़ा है। ये क्या है? ग्लास है, कांच है। तो कांच पर अगर आप लाइट डालोगे तो लाइट ऐसे सीधे निकल जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी, क्योंकि ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन हमने क्या किया? इसी ग्लास पर हमने क्या किया? चांदी की एक परत चढ़ा दी। चांदी की क्या कर दी? एक परत चढ़ा दी। ये चांदी की परत है और इसको सहारा देने के लिए यहां पर पेंट कर दिया, पेंट कर दिया, ताकि ये चांदी की परत खराब ना हो, घिस ना जाए, गिर ना जाए, झड़ ना जाए। तो ये आपका क्या है? सिल्वर है, सिल्वर कोटिंग, चांदी की परत, चांदी की परत। और यहां पे ये क्या कर दिया आपने? पेंट कर दिया, इसको पेंट कर दिया। तो ये जो अब आपका अरेंजमेंट है ये बन जाता है मिरर। अब इसी को हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं, या आईना कहते हैं। क्या कहते हैं? आईना कहते हैं। तो अब ये कांच कांच नहीं रहा, ये दर्पण बन गया, आईना बन गया। अब हम इस पे अगर लाइट डालेंगे, इस पे अगर हम लाइट डालेंगे तो देखो, अगर हमने इस पर चांदी की परत ना चढ़ाई होती तो ये ऐसे लाइट सीधे निकल जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन यहां पे अब क्या हुआ कि ये चांदी की परत चढ़ा देने से ये दर्पण बन गया, आईना बन गया, मिरर बन गया। आईना वो चीज है जो आपको अपनी असलियत दिखाता है, हकीकत दिखाता है। आईने नहीं होते तो आपको अपनी हकीकत का पता नहीं चलता। शायर कहते हैं कि हम आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरे के। हम आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो मेरे सामने से हट जाए, जिसे बुरा लगे वो मेरे सामने से हट जाए। और एक और शायर कहते हैं कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, कमेंट, तबसरा मतलब कमेंट जो करते हैं, कमेंट पास करते हैं। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। मतलब दूसरों के बारे में कुछ कहने से पहले खुद अपनी गरिबान में झांको कि हम क्या हैं। और अदाएं खुद की देखते हैं आईने में वो। एक और शायर कहते हैं कि अदाएं खुद की देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो, है ना। तो आईना वो है जो आपको अपनी हकीकत से रूबरू करवाता है, आपको अपनी हकीकत से वाबस्ता करवाता है। तो सिल्वर जो है वो प्रकाश का सबसे बढ़िया परावर्तक है, इसीलिए हम इसे आईना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर ये कोई दर्पण है और इस पर कोई लाइट पड़ेगी तो वापस लौट जाएगी, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दो बातें हम याद रखेंगे कि प्रकाश का किसी सतह से टकराना और टकराकर वापस लौट जाना, यही प्रकाश का परावर्तन होता है। और सबसे बढ़िया परावर्तक जो होता है वो सिल्वर मेटल होता है, सिल्वर मेटल होता है कि नहीं। चलो अब देखना है हमें कि भाई साहब कुछ बातें रिफ्लेक्शन के बारे में हम जानना चाहते हैं। ये सपोज करो कि भाई आपका दर्पण है, दर्पण को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। व्हाट इज दिस? दिस इज मिरर। ये है आपका मिरर। मिरर को हिंदी में दर्पण कहते हैं, उर्दू में आईना कहते हैं, आईना कहते हैं। ठीक है जी। इस दर्पण की सतह पे हमने एक लाइन ऐसे खींची है, इस दर्पण की सतह पर हमने एक लाइन ऐसे खींची है जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री का कोण बना रही है। वह लाइन जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री का कोण, ये दर्पण की सतह होगी, दिस इज द सरफेस ऑफ द मिरर एंड दिस इज द लाइन। वह लाइन जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको जनरली हम एन से डिनोट करेंगे, तो हम एन लिख दिया करेंगे बार बार। तो यह है नॉर्मल आपका, ठीक है। तो वह रेखा, वह लाइन जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको हम नॉर्मल कहेंगे, है ना। चलिए अब देखिए कि ये मान लिया कि कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है और इस पर हमने लाइन खींची है, ये नॉर्मल है, अभिलंब है। और ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है। तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है ये कहलाती है इंसिडेंट रे। क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। आपतित किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। आने वाली क्या कहलाएगी? आपतित किरण। वह किरण, प्रकाश की वह किरण जो आ रही है क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। अगर इसके रास्ते में ये दर्पण ना होता तो ये लाइट ऐसे सीधे निकल जाती ना, लेकिन दर्पण होने की वजह से, कठोर दिल होने की वजह से ये टकरा कर लौट गई। जैसे आपके घर कोई आया, आप कठोर दिल के हैं, आपके दरवाजे से सर टकराता रहा, आपने मुलाकात का मौका नहीं दिया उसे, लौट जाएगा बेचारा। तो ये पत्थर दिल आईना है, इससे सर टकराया और टकरा कर लौट गया, तो जो टकरा कर लौट गई किरण वो कहलाएगी क्या? अच्छा, प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौट जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट लौट गई टकरा कर वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। टकरा कर लौट जाना कहलाता है परावर्तन, तो जो किरण टकरा कर लौट गई वो क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। ओके,
आने वाली इंसिडेंट रे आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली रिफ्लेक्टेड रे, है ना, परावर्तित किरण। अब देखिए ये कुछ शब्द है जिसे याद रखना है। ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच जो कोण बन रहा है इसको जनरली हम आई से डिनोट करते हैं। एंड दिस कोण, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है, आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है ना, उसको आपतन कोण कहेंगे। और ये वाला जो कोण है माय डियर फ्रेंड्स, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको जनरली हम आर से डिनोट करते हैं, और ये कहलाती है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहलाती है, जिसको जनरली हम आर से डिनोट करते हैं। और ये सारी जो किरणें यहां पे मिल रही हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, इस बिंदु पे सभी मिल रही हैं, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। क्या कहलाती? आपतन बिंदु। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें याद रखना है। जैसे भी मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे, मतलब ये आने वाली। जैसे ही मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली। आने वाला आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण। जैसे मैं कहूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, समझ लीजिएगा अच्छा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। जैसे मैं बोलूंगा परावर्तन कोण, आप समझ लीजिएगा अच्छा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं, इसको याद रखना है। अनु कह रहे हैं कि आज के समय दुनिया और संसार सबसे बड़ा आईना है। बिल्कुल, क्वालिटी की क्लास चलेगी चलेगी। जयराम जी की सागर पंचाल साहब, कैसे हैं आप? अब आ जाइए परावर्तन के नियम। नोट कर लिया होगा, इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। परावर्तन के नियम अगला हेडिंग होगा हमारा माय डियर फ्रेंड्स। परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखो समझो पहले, फिर ये वाली लाइन अपने आप समझ में आ जाएगी। पहला नियम क्या बोलता है कि देखो सपोज करो कि ये दर्पण है, आईना है, मिरर है ना, और इस पर अभिलंब है, और ये आने वाली किरण यानी आपतित किरण है, ये लौटने वाली किरण परावर्तित किरण है ना। आने वाली इंसिडेंट रे, जाने वाली क्या होगी? ये हुआ आई और ये हुआ आर, ये तो सबको पता होगा। अब पहला लॉ क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है मतलब आपतित किरण है, और जो अभिलंब है यानी नॉर्मल है, और ये जो परावर्तित किरण है, सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि ये मान लिया आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, तो हम लिख रहे हैं किस एक्सिस में? एक्स वाई प्लेन में लिख रहे हैं। किस प्लेन में लिख रहे हैं? प्लेन ऑफ द बोर्ड। और प्लेन ऑफ द बोर्ड किस में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में होगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर आ रहा होगा परावर्तित किरण या अंदर की तरफ भागा जा रहा होगा, सभी एक ही तल में होते हैं। तो कैसे याद करेंगे फर्स्ट लॉ को कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना। तो यही लिखा हुआ है कि द इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, द रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल यानी अभिलंब, ऑल लाई यानी सभी होते हैं एक ही तल में। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे इधर को अंदर भागा जा रहा होगा या अंदर की तरफ घुसा जा रहा होगा, इसी प्लेन में होंगे, ऐसे ही जा रहे होंगे। ओके, तो आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखो क्या बोलता है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि ये जो आई और आर होगा हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कोण आई कोण आर के बराबर होगा, ऑलवेज ऑलवेज। दिस इज योर सेकंड लॉ, दिस इज योर सेकंड लॉ। आई आर के बराबर होगा, ये दूसरा नियम है, इसको नोट करेंगे। नितेश बघेल कह रहे हैं कि सर अपना नाम बता दीजिए। नाम तो पहले ही बता चुका हूं। एक शेर याद आ गया आपके कहने पर कि मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, वो ना होता तो गजल मैं कभी कहता भी नहीं, और गुफ्तगू बारहा होती रही लेकिन मेरा नाम उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। गुफ्तगू बारहा होती रही लेकिन मेरा नाम उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं, है ना। तो गुफ्तगू आपसे होती रही लेकिन नाम ना तो आपने पूछा ना मैंने बताया, मैं पढ़ाने में मशगूल हो गया, है कि नहीं। तो आई आर के बराबर होता है। तो यही बोल रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई हमेशा आर के बराबर होगा, आई हमेशा आर के बराबर होगा। तो ये दो नियम आपको ऐसे याद कर लेने हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर, ये जो परावर्तन के नियम है वो वैलिड है किसके लिए? केवल समतल दर्पण के लिए, प्लेन मिरर के लिए, केवल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, सभी प्रकार की परावर्तक सतहों के लिए वैलिड है? बताइए। ठीक है जी। रजनी कुमारी, अदिति, आयुषी, नैन्सी चौधरी, शुक्रिया सभी का। आंचल यादव, राधे राधे। आंचल कैसी हैं आप? तो देखो हमने क्या बोला कि आई इज इक्वल टू आर, ऑलवेज, ऑलवेज लिखा ना, हमेशा। हमेशा का मतलब क्या होता है? जो हमेशा आपके साथ हो, हर जगह आपके साथ हो,
हर कंडीशन में आपके साथ हो, है ना। तो हमेशा मतलब कोई भी सरफेस हो उसके लिए ये वैलिड होगा, हमेशा, ऑलवेज। देखो ना यहां पे हमने क्या लिखा, ऑलवेज, हमेशा। हमेशा, देखो हमेशा का मतलब क्या होता है, कुछ लोग हैं चाहे परिस्थिति कैसी भी हो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि खुशी में आपके साथ हैं, दुख में आपके साथ नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो हमेशा, सो कौन वाला होगा, डी वाला उत्तर होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। देखो एक क्वेश्चन है कि एक रे ऑफ लाइट है जो प्लेन मिरर के सरफेस से, ये कोई समतल दर्पण है, उसकी सतह से 40 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है। तो बताइए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स। कोई नहीं होता साथ, अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर साथ निभाते हैं, उस तरह के लोगों की तलाश करनी होती है ना। माँ बाप हमेशा देखिए आपके साथ होते हैं कि नहीं होते, आपके हालात चाहे जैसे हो, भले कुछ कड़वी बोली बोल दें कभी कभी गुस्से में, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो माँ बाप साथ निभाते हैं कि नहीं। कोई ऐसा शख्स आपको मिला जो जिंदगी भर फिर आपका साथ निभाता है, तो कितने लोग क्या करेंगे ना, अच्छा देखेगा ये 40 तो I इज इक्वल टू R, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देगा और कहेगा अच्छा ये 40 तो ये वाला 40 लगा के भाग जाएंगे, गलत हो जाएगा। देखो पूछ क्या रहा है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहे हैं थोड़ा सा बढ़िया से समझने की जरूरत है। ये दर्पण की सतह है और दर्पण की सतह से जो रेखा, जो लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है वो कहलाती है अभिलंब। अब देखो सवाल क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, सवाल कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 40 डिग्री का कोण बना रही है, ये वाला एंगल दिया हुआ है भाई साहब। क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 40 डिग्री का कोण बना रही है, दर्पण की सतह यह है, आपतित किरण यह है। क्या इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं क्या, नहीं ना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, आई कहलाता है, मतलब आई नहीं दे रखा है। अच्छा ये टोटल 90 डिग्री का, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री का, यानी आई हमारा कितना हो गया बोलो ना, आई यहाँ पे 50 डिग्री, तब आर होगा 50 डिग्री भाई साहब, ऐसे 50 डिग्री, ठीक है। तो हड़बड़ा के 40 मत लगा दीजिएगा, 40 मत लगा दीजिएगा, 50 डिग्री होगा। कितने लोगों ने 50 बोला, सो बी शुड बी द राइट ऑप्शन ना, आ रही बात समझ में। तो ये वाला कोण अगर 40 है तो ये 50 होगा ना, क्यों, टोटल कितना होना है 90 डिग्री का, टोटल 90 डिग्री का है। क्लियर हुआ। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण की सतह से 40 डिग्री का कोण, समतल दर्पण की सतह से 40 डिग्री का कोण बना रही है ना। अरे नहीं आया समझ में, चलिए आगे देखते हैं। इमेज, देखो इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। जब भी आप लाइट पढ़ते हो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप लाइट पढ़ते हो तो प्रतिबिंब की बात होती है, इमेज की बात होती है। प्रतिबिंब को कभी ऐसे लिख देते हैं, कभी ऐसे लिख देते हैं, दोनों ही सही है अपने आप में। किसी किसी किताब में ऐसे लिखा मिलेगा, किसी किसी किताब में ऐसे लिखा मिलेगा। एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। जब भी बात होगी लाइट की, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, तो मैथ तो आप लोगों का मुझसे बेटर ही होगा, समझ ही गए होंगे आप, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने भी ठीक दिया है उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, है ना। पुलिस की वर्दी पर बिल्कुल सुनाएंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, देखो हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं, पहले उसको समझिए। देखते कैसे हैं, देखो सपोज करो कि ये बल्ब है और इस बल्ब से लाइट निकल रही है और आप यहां पे हैं, ये कोई वस्तु यहां पे है, ये मान लिया कि कोई वस्तु है यहां पे और आप यहां पे हैं। तो क्या होता है कि ये आप यहां पे हैं, तो ये किसी वस्तु से लाइट निकल रही है और लाइट टकराएगी इस वस्तु से और टकराकर आपकी आंखों तक जाएगी और आप इस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, यहां पे लाइट जल रही है, लाइट हमारी बॉडी से टकराकर आपकी आंखों तक जा रही है, आपकी आंखों के रेटिना पे हमारा इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, आप हमें देख पा रहे हैं, ठीक है। आप इस लाइट को स्विच ऑफ कर दीजिए, आपको ये चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कोई भी लाइट टकराकर आपकी आंखों तक नहीं जा रही है। तो हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, वह ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता है, खुद की प्रकाश निकालता है, जैसे बल्ब हो गया, जैसे कि सितारे हो गए, है ना, जैसे कि कैंडल हो गया। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी और वो लाइट किसी दूसरे वस्तु से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तब आप इस वस्तु को देख पाते हैं। अब इमेज कैसे बनता है, तो किसी वस्तु से टकराकर लौटती हुई प्रकाश की किरणें, ये लाइट मुझ पे पड़ रही है और टकराकर लौट रही है, तो किसी वस्तु से टकराकर लौटती हुई प्रकाश की किरणें जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं, मतलब जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दो बातें हैं, या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता। फिर से देखिएगा, किसी वस्तु से टकराकर लौटती हुई प्रकाश की किरणें, टकराकर लौटती हुई प्रकाश की किरणें जहां पर सच में मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है अभी। तो लिखा है कि इट इज द पॉइंट, इमेज क्या है, एक बिंदु है, वेयर, जहां पर लाइट रेज, प्रकाश की किरणें, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें मिलती हैं, मीट, और अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई महसूस होती हैं, कैसे, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद। आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के थ्रू भी इमेज बनता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू भी इमेज बनता है। तो अभी आप सिर्फ रिफ्लेक्शन याद रखिए, रिफ्रैक्शन को भूल जाइए। तो किसी वस्तु से टकराकर लौटती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पर सच में मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इतना याद रखना, ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। तो जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो क्या बनता है, उस जगह पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिएगा कि प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स,
प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक कहलाता है रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा कहलाता है वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। इसको भी लिख देता हूं, कभी कभी आभासी लिखा रहेगा, आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिए कि रियल और वर्चुअल में क्या अंतर है। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, अपना दिमाग में जो है उसको मत सोचिए। यहां पे देखो डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, हमने डेफिनेशन लिखी है माय डियर फ्रेंड्स कि किसी वस्तु से टकरा कर लौटती हुई प्रकाश की किरणें जब मिलती हैं, सच में मिलती हैं, या अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई महसूस होती हैं, वहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु से लौटती हुई प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से टकरा कर लौटती हुई प्रकाश की किरणें जहां सच में मिलती हैं, जहां सच में एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहां पे क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। लेकिन किसी वस्तु से टकरा कर लौटती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिल नहीं रही हैं, बल्कि वहां पर मिलती हुई महसूस हो रही हैं, तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अब देखिए किताबों में कैसे लिखा रहता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। रियल इमेज के बारे में लिखा रहता है कि वैसा प्रतिबिंब, वैसा इमेज जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको रियल बोलेंगे, और जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसको वर्चुअल बोलेंगे। क्यों? रियल इमेज को हम पर्दे पर क्यों प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि सच में वहां से प्रकाश की किरण गुजर रही होती है, इसलिए रियल इमेज को पर्दे पर लाना मुमकिन है, मतलब संभव है। लेकिन वर्चुअल इमेज को हम पर्दे पर नहीं ला सकते, क्योंकि वहां से प्रकाश की किरणें गुजर नहीं रही है, गुजरने का आभास हो रहा है, गुजरने का एहसास हो रहा है ना, महसूस हो रहा है कि वहां से गुजर रही है, सच में नहीं गुजर रही है। कोई व्यक्ति आपके सामने है नहीं, बस उसका तस्वुर आपकी निगाहों में है, उसका चेहरा आपकी निगाहों में, वो है नहीं, लेकिन कभी कभी महसूस होता है कि वो है। ऐसा ही वर्चुअल इमेज है। तो दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। दोनों इमेज में थ्योरी में आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि भाई रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में कौन सा सही है कथन, कौन सा कथन सही नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद व्हिच वन, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होता है, किताबों में लिखा है कि जिसे हम पर्दे पे ला सकते हैं। देखो क्या लिखा है कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज व्हाट, रियल इमेज। वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त करना मुमकिन है उसको हम रियल इमेज बोलेंगे। रियल इमेज को पर्दे पर क्यों प्राप्त किया जाता? क्योंकि वहां से सच में प्रकाश की किरणें गुजर रही होती। रियल इमेज कैसे बनता है? जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटती हुई प्रकाश की किरणें सच में किसी बिंदु पर मिल रही हैं या मिल रही हैं, तब रियल इमेज बनेगा। इसीलिए इसको पर्दे पर लाना मुमकिन है, संभव है। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है जी, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। तो दूसरा पॉइंट ये याद रख लीजिएगा, पहली प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा, इसे पर्दे पर लाया जा सकता है और यह उल्टा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिनेमा स्क्रीन पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, रियल है। सिनेमा स्क्रीन पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, रियल है कि नहीं। अब आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो 3 पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा कि इसे पर्दे पर लाना मुमकिन है, यह उल्टा होता है। उदाहरण स्वरूप सिनेमा के स्क्रीन पे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो रियल इमेज है, रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। हो गया 3 पॉइंट। अब वर्चुअल के बारे में देखो, वह प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर नहीं ला सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, द इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज व्हाट, वर्चुअल इमेज। तो इसे पर्दे पर लाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। मुमकिन मतलब क्या होता है, संभव। तुम्हें भूल पाना मुमकिन नहीं, गाना नहीं सुना है क्या हिमेश रेशमिया का? तो मुमकिन मतलब क्या होता है, संभव। तो जिसे पर्दे पर लाना मुमकिन नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्यों नहीं? क्योंकि वहां से प्रकाश की किरणें गुजर नहीं रही हैं, गुजरने का एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है। और ये हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा सीधा होता है ना। एरेक्ट मतलब सीधा होता है। और एग्जांपल के तौर पे समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल है, आप उसको पर्दे पर नहीं ला सकते। कैसे याद रखेंगे? देखो रियल इमेज जो है, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, देखिएगा एक ट्रिक बता रहा हूं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, इनवर्टेड होता है, उल्टा उल्टा होता है। और वर्चुअल इमेज मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। इरेक्ट मतलब सीधा। जैसे आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो सीधा ही रहता है ना, ऐसा तो नहीं कि सर नीचे और पैर ऊपर, ये उल्टा हो जाएगा। सर नीचे और पैर ऊपर उल्टा हो गया, लेकिन आईने में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि रियल इन्वर्टेड, और जब भी मैं बोलूंगा वर्चुअल, अपने आप समझ लीजिएगा सीधा। जैसे सपोज करो कि दुनिया में भी लोग रियल लोगों को, मतलब सीधे और सच्चे लोगों को उल्टा यानी गलत समझ लेते हैं, और वर्चुअल लोगों को, मतलब फेक फाक करने वाले लोगों को सीधा या सच्चा समझ लेते हैं। जैसे मैं अभी आपसे कहता कि अरे भाई मैंने तो फिजिक्स में पीएचडी कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, तो आपको लगता है बहुत धांसू टीचर है कि नहीं? लेकिन अगर मैं चुपचाप से पढ़ाया जा रहा हूं तो आपको लगता होगा अरे होंगे कोई। तो रियल लोगों को यानी सच्चे लोगों को लोग उल्टा यानी गलत समझ लेते हैं, वर्चुअल लोग यानी गलत लोगों को लोग सीधा समझ लेते हैं। एक शायर कहते हैं कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। तो रियल यानी सच्चे लोगों को उल्टा यानी गलत, वर्चुअल यानी काल्पनिक लोगों को लोग सीधा यानी सही समझ लेते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे। तो जब भी मैं बोलूंगा रियल, आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा उल्टा। जब भी मैं बोलूंगा वर्चुअल, अपने आप आ जाना चाहिए आपके दिमाग में सीधा। आया कि नहीं समझ में? नितेश बघेल कह रहे कि मैं एक सच्ची लड़की हूं सर। नितेश बघेल, आप दूसरे की आईडी से पढ़ रहे हैं क्या? नितेश तो लड़के का नाम होता है कि नहीं?
चलिए, तो इसको याद करेंगे हम लोग। पहला, किसी पर्दे पर नहीं ला सकते, ये सीधा होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। ओके, चलो अब देखो, समतल दर्पण से परावर्तन हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्वेश्चन की भरमार होगी माय डियर फ्रेंड्स, यहां से इंपॉर्टेंट होगा। कोई समतल दर्पण है, उससे बनने वाला प्रतिबिंब के लक्षण क्या क्या होंगे? तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, हेडिंग होगा समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब या समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, कुछ भी लिख सकते हैं। हेडिंग आपका क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर या इमेज फॉर्मेशन बाय या प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब या समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, ये हेडिंग लिख लिया। अब लक्षण इसके देखते हैं। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल होगा, मतलब इसे हम पर्दे पर नहीं ला सकते। वह जिसे पर्दे पर हम नहीं ला सकते, समतल दर्पण में जो इमेज बन रहा है उसको पर्दे पर ला सकते हैं क्या? एक शायर कहते हैं कि इम्तिहान जैसे भी चाहे गर्दिशे तकदीर ले, आंख से खंजर चला या हाथ में शमशीर ले, कैद मुझको कर सके ये तो मुमकिन ही नहीं, चाहे जितनी बार मेरी आईना तस्वीर ले। कैद मुझको कर सके ये तो मुमकिन ही नहीं, चाहे जितनी बार मेरी आईना तस्वीर ले। तो आईना हमारी तस्वीर जितनी बार ले वो मुझे कैद नहीं कर सकता, क्योंकि आईने में वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है जी, मेरी कॉफी कोल्ड कॉफी बन गई इतने देर में, गर्म थी और इसी में ठंडी हो गई। तो जब भी मैं वर्चुअल बोलूंगा तो क्या बोलिएगा? एरेक्ट बोलिएगा, सीधा, अपने आप दिमाग में आएगा। वर्चुअल इमेज कैसा होगा? सीधा होगा। और कैसा होगा? सेम साइज का होगा, समान आकार का होगा। जैसे देखो ना, आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो, ये आप हैं तो, और ये आपका प्रतिबिंब है। तो मान लिया कि आप 6 फुट के हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब है माय डियर फ्रेंड्स वो भी उतना ही साइज का होगा, उतना ही हाइट का होगा, 6 फीट का ही होगा आपका। तो समान आकार का होता है, ठीक है। उसके बाद सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने खड़े हो। मतलब अगर आप दर्पण के सामने माय डियर फ्रेंड्स 1 मीटर की दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर की ही दूरी पे बनेगा। तो वही लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप, यानी कोई वस्तु या बिंब दर्पण के सामने रखा है, दर्पण के सामने रखा है। और कैसा होगा? लैटरली इन्वर्टेड, पार्श्व उल्टा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझ रहे हैं? पार्श्व उल्टा मतलब साइड वेज रिवर्स्ड। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में होता। जैसे आप अपनी तस्वीर जो आईने में देखते हैं वो हूबहू आपकी तस्वीर नहीं होती, वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, पार्श्व उल्टा होता है, यानी लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में होता है। पर वो आपको महसूस क्यों नहीं होता, अभी बताता हूं। तो लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में। जैसे अगर आप किसी दर्पण के सामने खड़े होकर, किसी दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइए और अपना राइट हैंड उठाइए, तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा होगा, देखिएगा। और आप लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो आपका इमेज राइट हैंड उठाए हुए होगा, यानी लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ये कोई कार्डबोर्ड लीजिए आप, और इस कार्डबोर्ड पर आपने लेटर रेड लिख रखा है, और इसको आईने में देखिएगा तो कुछ यूं दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स, कुछ यूं दिखेगा ऐसे। ये कहलाता है लैटरल इन्वर्जन। क्या कहलाता है? लैटरल इन्वर्जन, पार्श्व उल्टा, यानी साइड साइड में उल्टा है। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में। आपको अपना हूबहू क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो सिमेट्रिकल है। जैसे लेटर ए को आप दर्पण के सामने रखिएगा तो ये ए ही दिखेगा, ये साइड वाइज उल्टा होगा, लेकिन आपको इसमें वो फर्क महसूस नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। हम 2 बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं। ओ को रखिएगा ओ ही दिखेगा, एम को रखिएगा एम ही दिखेगा, लेकिन आर रखिए आप, आर आपको ऐसा दिखेगा, इसमें महसूस होगा, है ना। ई रखिएगा ई आपको ऐसा दिखेगा, यानी लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में होता है। जैसे आपके सर पर यहां पर मक्खी बैठी है ना, आईने में देखकर मारोगे ना तो हमेशा उल्टा मारोगे आप। तो हमारा जो छवि होती है आईने में वो हूबहू नहीं होती, वो ऐसे होता है, साइडवेज रिवर्स्ड होता है। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में। इस घटना को क्या बोला जाता है? लैटरल इन्वर्जन। लेकिन महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी सिमेट्रिकल है ना। तो जो सिमेट्रिकल फिगर है उसमें ये इन्वर्जन आपको पता नहीं चलता, बट होता है लैटरली इन्वर्टेड। ये तो हम बचपन से प्रैक्टिस करते हैं, अपनी जुल्फें वगैरह संवारने का आईने में देखकर तो प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन यहां पर मक्खी बैठी रहे, आईने में देखकर मारोगे तो हमेशा उल्टा मारोगे, क्योंकि उसमें उल्टा दिख रहा होता है। इसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स लैटरल इन्वर्जन। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस पर जो लेटर एम्बुलेंस रहता है उसको पहले ही लैटरली इन्वर्ट करके लिख दिया जाता है। एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस को पहले ही लैटरली इन्वर्ट करके लिख दिया जाता है ताकि भाई उसे कोई अपने रियर व्यू मिरर में देखे तो उसको वो सीधा दिखे। इसलिए आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस वैन पे ये वर्ड एम्बुलेंस को पहले ही लैटरली इन्वर्ट करके लिख दिया जाता है ताकि उसे कोई आईने में देखे तो वो सीधा दिखाई दे और उसको रास्ता दे दे कि कोई इसमें सीरियस पेशेंट होते हैं जो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं, है कि नहीं। तो हमें कितनी बातें याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स कि इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, समान आकार का होता है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना दर्पण के आगे है, और लैटरली इन्वर्टेड होता है। ये 5 पॉइंट पहले लिख लो, हो जाएगा तो बताइएगा डन। ठीक है जी, क्लियर।
तो यहां से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो सेम बनते हैं उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मलयालम लिखना है तो ऐसा ही लिख देंगे, दोनों तरफ से सेम होता है। हो गया, चलिए। तो नेक्स्ट क्लास में इस पॉइंट पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्शन देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से। अब हम 1 बजे से स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है? तो रहने देते हैं आज चूंकि पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन की क्लास थी। तो बातें आ रही है समझ में, फिजिक्स आ रहा है समझ में, एकदम आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहीं पे हम लोग वार करेंगे, ठीक है? चलिए, यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया, हाँ ये नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है? तो सबको आ रही है बातें समझ में? तो चलिए बायोलॉजी की क्लास में चलते हैं इसके बाद। तो अभी मिलते हैं तुरंत 4-5 मिनट के इंतजार के बाद, ठीक है जी? और देख ही रहे हैं कि हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में एकदम बाइलिंगुअल चल रहा है, हमने बैलेंस किया हुआ है, कोई भी शब्द जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ऐसा कभी नहीं होगा कि उसको हमने हिंदी में ना लिखा हो। तो हमें दोनों मीडियम के बच्चों का ख्याल है। इस बार वर्दी चाहिए, बिल्कुल जिद है तो जिद है, क्रिस्टल क्लियर है ना? चलिए, मजा आ गया। तो अगले क्लास में